अदालत का वह विशाल कक्ष खचाखच भरा हुआ था, लेकिन वहां पसरा हुआ सन्नाटा किसी शमशान से कम नहीं था। हवा में एक अजीब सा तनाव था जो हर किसी की सांसों पर भारी पड़ रहा था। यह कोई साधारण मुकदमा नहीं था। शहर के सबसे रसूखदार और अमीर बिल्डर सेठ जगन्नाथ प्रताप सिंह पर अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से फुटपाथ पर सो रही एक बूढ़ी औरत को कुचलने का आरोप था। सेठ जगन्नाथ के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वह जानते थे कि पैसा और ताकत के दम पर कानून की आंखों पर पट्टी कैसे बांधी जाती है। उनके बचाव में शहर के सबसे महंगे वकील एडवोकेट खुराना खड़े थे, जो अब तक हर गवाह को अपनी दलीलों से झूठा साबित कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर अभियोजन पक्ष के पास अब केवल एक ही गवाह बचा था, 10 साल का एक अनाथ बच्चा जिसका नाम अंश था। अंश उसी फुटपाथ पर पलता था जहां वह बूढ़ी अम्मा रहती थीं, जिन्हें वह अपनी दादी मानता था। आज वही अंश अपने फटे पुराने कपड़ों में नंगे पैर गवाह के कटघरे की ओर बढ़ रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शायद उस पूरे कमरे में किसी और के पास नहीं थी। सच की चमक। एडवोकेट खुराना ने अपनी काली कोट को ठीक करते हुए जज साहब की ओर देखा और व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, माय लॉर्ड, क्या अब अदालत का वक्त इस सड़क छाप बच्चे की झूठी कहानियां सुनने में बर्बाद किया जाएगा? यह बच्चा जो 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के भी आगे हाथ फैला सकता है, वह चंद पैसों के लिए कुछ भी बोल सकता है। इसकी गवाही का क्या महत्व है? पूरे कोर्ट में खुसर फुसर शुरू हो गई। सेठ जगन्नाथ ने भी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अंश को घृणा से देखा। ऐसा लग रहा था मानो फैसला सुनाए जाने से पहले ही अंश हार चुका हो। जज त्रिवेदी, जो अपनी सख्त छवि के लिए जाने जाते थे, उन्होंने हथौड़ा बजाकर सबको शांत किया। उन्होंने अपनी चश्मे के ऊपर से अंश को देखा। वह बच्चा कटघरे में खड़ा इतना छोटा लग रहा था कि उसका सिर मुश्किल से माइक्रोफोन तक पहुंच पा रहा था। बच्चे, जज त्रिवेदी ने भारी आवाज में पूछा, क्या तुम जानते हो कि यहां झूठ बोलने की क्या सजा होती है? क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके खिलाफ गवाही देने आए हो? अंश ने एक बार उस वकील की ओर देखा, फिर सेठ जगन्नाथ की ओर, और अंत में अपनी नम आंखें सीधे जज साहब की आंखों में डाल दी। उसने अपने गंदे हाथों से अपनी शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। वह डरा हुआ था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वकील खुराना ने फिर से टोकते हुए कहा, माय लॉर्ड, यह बच्चा डरा हुआ नहीं है, यह नाटक कर रहा है। इसे तो यह भी नहीं पता होगा कि इंसाफ शब्द का मतलब क्या होता है। तभी अंश ने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज पतली थी, लेकिन उसमें एक ऐसा दर्द था जिसने वकीलों की दलीलों को बीच में ही काट दिया। उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी जेब से एक मैली कुचैली खून से सनी हुई साधी का टुकड़ा निकाला। वही साधी जो उस रात उस बूढ़ी अम्मा ने पहनी थी। अंश ने कांपती आवाज में माइक के पास जाकर कहा, साहब, वकील बाबू कह रहे हैं कि मेरी कोई कीमत नहीं है। उस अम्मा की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन मेरा एक सवाल है। जज त्रिवेदी ने इशारा किया, पूछो। अंश ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और उसने वह सवाल पूछा जिसने समय को वहीं रोक दिया। जज साहब, अंश ने सिसकते हुए कहा, अगर उस रात उस गाड़ी के नीचे इस सेठ जी की सगी मां होती और मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता, तो क्या तब भी यह वकील साहब यही कहते कि मरने वाली की कोई कीमत नहीं थी, या तब कानून बदल जाता? अंश के इस मासूम मगर तीखे सवाल ने पूरे कोर्ट रूम में जैसे बिजली गिरा दी। वह सन्नाटा, जो पहले केवल भारी था, अब चुभने वाला हो गया था। वकील खुराना के हाथ से पेन छूटकर मेज पर गिर गया और सेठ जगन्नाथ की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। जज त्रिवेदी, जो हजारों मुकदमे सुन चुके थे, वह भी स्तब्ध रह गए। एक 10 साल के बच्चे ने कानून, समाज और अमीर गरीब के भेद पर ऐसा तमाचा मारा था जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देने वाली थी। अदालत में छाई वह खामोशी इतनी गहरी थी कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज हथौड़े जैसी लगती। जज त्रिवेदी ने अपना चश्मा उतारा और अपनी मेज पर रख दिया। उनकी बूढ़ी आंखों में, जो वर्षों से केवल सबूत और गवाह देख रही थीं, आज एक अजीब सी नमी तैर गई थी। अंश का सवाल केवल एक सवाल नहीं था, बल्कि उस खोखली व्यवस्था का आईना था
जिसका हिस्सा वे सभी थे। सेठ जगन्नाथ, जो अब तक बेहद इत्मीनान से बैठे थे, उनके माथे पर पसीने की पहली बूंद चमकने लगी थी। उन्होंने अपनी बेचैनी छुपाने के लिए पानी का गिलास उठाया, लेकिन उनके हाथ मामूली से कांप रहे थे। जज त्रिवेदी ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही नरम लफ्जों में कहा, बेटा, कानून की नजर में हर जान की कीमत बराबर होती है, चाहे वह महल में रहने वाला हो या फुटपाथ पर। तुम डरो मत, जो तुमने देखा है वह सब सच सच बताओ। एडवोकेट खुराना को यह नरमी बर्दाश्त नहीं हुई। वह जानते थे कि अगर सहानुभूति की यह लहर नहीं रोकी गई तो केस उनके हाथ से निकल जाएगा। वह झटके से खड़े हुए और बोले, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यह बच्चा जज्बाती बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रहा है और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, भावनाओं पर नहीं। तथ्य ही तो बता रहा हूं वकील साहब, अंश ने बीच में ही बोल दिया। उसकी आवाज में अब डर की जगह एक संकल्प था। उसने अपनी मुट्ठी में भींची उस साधी के टुकड़े को और जोर से झकझोर लिया। अंश ने जज की तरफ देखते हुए अपनी कहानी शुरू की। जज साहब, उस रात बहुत ठंड थी। हम लोग सरस्वती अम्मा के साथ उसी पुल के नीचे सो रहे थे। अम्मा ने अपनी फटी हुई शॉल मुझे ओढ़ा दी थी और खुद ठिठुर रही थी। वो कोई भिखारी नहीं थी साहब, वह तो मेरे जैसे कई लावारिस बच्चों की मां थीं, जो भी रूखा सूखा मिलता पहले हमें खिलाती फिर खुद खाती। अंश की बातें सुनकर पीछे बैठी जनता में से कई महिलाओं ने अपनी साधी के पल्लू से आंखें पोंछीं। रात के करीब 2 बजे होंगे, अंश ने आगे बताया। तभी एक तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ी। वह एक बद्धी काली गाड़ी थी जो हवा से बातें कर रही थी। वह गाड़ी सद्धक पर नहीं चल रही थी साहब, वो मौत बनकर झूल रही थी। मैं उठा और चिल्लाया, अम्मा हटो, लेकिन अंश का गला रुंध गया। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वह उस खौफनाक मंजर को दोबारा जी रहा हो। लेकिन गाधी इतनी तेज थी कि अम्मा को उठने का मौका ही नहीं मिला। एक जोरदार आवाज आई, हड्डी टूटने की आवाज, और फिर सब शांत हो गया। गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुकी। मैंने देखा, गाड़ी का दरवाजा खुला और यह आदमी, अंश ने अपनी उंगली सीधे सेठ जगन्नाथ की ओर उठाई, यह आदमी लड्डक धाते हुए बाहर निकला। वकील खुराना ने तुरंत मेज पर हाथ मारा। झूठ, सरासर झूठ। माय लॉर्ड, मेरा मुवक्किल उस रात घर पर था। यह बच्चा अंधेरे में किसी को भी पहचान लेने का दावा कर रहा है। इतनी रात को स्ट्रीट लाइट बंद होने पर इसने चेहरा कैसे देख लिया? अंश ने खुराना की आंखों में आंखें डालकर कहा, वकील साहब, स्ट्रीट लाइट बंद थी, लेकिन सेठ जी की गाड़ी की हेडलाइट चालू थी, और जब वह नीचे उतरे तो उन्होंने अपनी जेब से सिगरेट जलाई थी। लाइटर की उस रोशनी में मैंने उनका चेहरा देखा था, और सिगरेट जलाकर उन्होंने क्या किया यह भी मुझे याद है। कोर्ट रूम में फिर से सनसनी फैल गई। अंश के पास कुछ ऐसा था जिसका अंदाजा न तो वकील को था और न ही सेठ जगन्नाथ को। अंश ने अपनी दूसरी जेब में हाथ डाला। सबकी नजरें उसके छोटे से हाथ पर टिक गईं। क्या था उस जेब में? क्या यह केस का पासा पलटने वाला सबूत था? अंश ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। कोर्ट की पीली रोशनी में उसकी छोटी सी हथेली पर एक सोने का लाइटर चमक उठा। वह कोई साधारण लाइटर नहीं था। उस पर बेशकीमती नग जड्डे हुए थे और उसकी चमक बता रही थी कि वह किसी रईस की निशानी है। यह, अंश ने भारी आवाज में कहा, उस रात जब सेठ जी ने सिगरेट जलाई तो उन्होंने यह लाइटर वहीं सड़क पर चुप फेंक दिया था। शायद उन्हें लगा कि एक फुटपाथ पर रहने वाले की लाश के पास यह महंगा लाइटर गिराना उनकी शान बढ़ाएगा, या शायद वह नशे में इतने धुत थे कि उन्हें होश ही नहीं रहा। कोर्ट अर्दली ने वह लाइटर लेकर जज त्रिवेदी के पास पहुंचाया। जज साहब ने उसे गौर से देखा। उस लाइटर के निचले हिस्से पर साफ अक्षरों में लिखा था, JPS, यानी जगन्नाथ प्रताप सिंह। अदालत में जैसे भूचाल आ गया। जो सबूत पुलिस महीनों की जांच में नहीं ढूंढ पाई थी, उसे एक अनाथ बच्चे ने अपनी जेब में संभाल कर रखा था। सेठ जगन्नाथ का चेहरा अब सफेद पड्डी डिहत चुका था। उनका हाथ अनजाने में अपनी कोट की जेब की ओर गया, जहां वह लाइटर हमेशा रहता था, लेकिन वह खाली थी।
एडवोकेट खुराना को लगा कि जमीन उनके पैरों तले खिसक रही है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वह गुस्से में चिल्लाए, माय लॉर्ड, यह सबूत नहीं बल्कि चोरी का इकरारनामा है। यह लड्ज का खुद कबूल कर रहा है कि इसके पास मेरे मुवक्किल का कीमती लाइटर है। यह चोर है। इसने मौका पाकर भीड़ में सेठ जी की जेब काटी होगी और अब यहां कहानी बना रहा है ताकि अपनी चोरी छुपा सके। चोरी? अंश की आंखों में एक अजीब सी आग थी। वह पलटा और सीधे खुराना की आंखों में देखते हुए बोला, वकील साहब, अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं इसे बेचकर महीनों तक भरपेट खाना खा सकता था। मैंने कई रातें भूखे पेट गुजारी, लेकिन इस सोने के टुकड़े को कभी बेचने की नहीं सोची। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे बेच देता तो मुझे रोटी तो मिल जाती, लेकिन सरस्वती अम्मा को इंसाफ नहीं मिलता। अंश के इस जवाब ने खुराना की बोलती बंद कर दी। कोर्ट रूम में बैठे लोगों ने तालियां बजानी चाहिए, लेकिन जज की सख्ती के डर से रुक गए। हालांकि उनकी आंखों में अंश के लिए सम्मान साफ दिख रहा था। जज त्रिवेदी ने लाइटर को सबूत नंबर 1 के तौर पर दर्ज करने का आदेश दिया। अब ऐसा लग रहा था कि फैसला करीब है। सेठ जगन्नाथ के माथे से पसीना बहकर उनके गालों तक आ गया था, लेकिन तभी एडवोकेट खुराना के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लौटी। उन्होंने अपनी फाइल बंद की और एक गहरी सांस लेकर कहा, माय लॉर्ड, यह बच्चा बहुत भावुक बातें करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता। यह बच्चा दावा कर रहा है कि वह उस रात वहां मौजूद था, लेकिन हमारे पास एक ऐसा गवाह है जो साबित कर देगा कि हादसे वाली रात यह हड्डी का उस जगह पर था ही नहीं। जज त्रिवेदी ने भौहें सिकोड़ दी। कौन है आपका गवाह? खुराना ने अदालत के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए जोरदार आवाज में कहा, मैं गवाही के लिए बुलाना चाहूंगा उस इलाके के बीट ऑफिसर इंस्पेक्टर राणे को। दरवाजा खुला और पुलिस की वर्दी में एक भारी भरकम आदमी अंदर आया। इंस्पेक्टर राणे, वही पुलिस वाला जो अक्सर फुटपाथ से गरीबों को डंडे मारकर भगाता था और हफ्ता वसूली के लिए जाना जाता था। अंश उसे देखते ही सहम गया। उसकी आंखों में पुराना डर लौट आया। वह जानता था कि इंस्पेक्टर राणे सेठ जगन्नाथ के टुकड़ों पर पलता है। अब लड़ाई सच और झूठ की नहीं, बल्कि सच और ताकत की होने वाली थी। इंस्पेक्टर राणे गवाह के कटघरे में आकर खड़ीडिडा हो गया। उसने वर्दी की टोपी उतारकर बगल में दबाई और गीता पर हाथ रखकर कसम खाई। उसकी आंखों में वही क्रूरता थी जो अंश ने सडेकों पर अक्सर देखी थी। राणे ने एक बार अंश को घूरा, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि सड्ढक का नियम क्या है। ताकतवर की लाठी, गरीब की पीठ। एडवोकेट खुराना ने एक धूर्त मुस्कान के साथ अपनी पूछताछ शुरू की। इंस्पेक्टर राणे, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि हादसे वाली रात यानी 14 तारीख की रात को यह लड्डी का अंश कहां था? राणे ने गला साफ किया और बहुत ही सधे हुए अंदाज में झूठ बोला, जी सर। उस रात करीब 1:30 बजे मैंने इस लड़के को रेलवे स्टेशन के पास एक यात्री का बैग चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ रहा था। हादसे वाली जगह से स्टेशन कम से कम 5 किलोमीटर दूर है। मैंने इसे पकड़ देकर थाने के लॉकअप में बंद कर दिया था ताकि इसे सबक मिल सके। सुबह 5 बजे इसे चेतावनी देकर छोड़ा गया था। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अगर राणे की बात सच थी तो अंश का पूरा बयान झूठा साबित हो जाता। खुराना ने विजय भाव से जज की ओर देखा और एक रजिस्टर हवा में लहराया। माय लॉर्ड, यह है पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी की कॉपी। इसमें साफ लिखा है रात 1:45 आरोपी अंश को हिरासत में लिया गया। यह सरकारी दस्तावेज है जो झूठ नहीं बोलता। सेठ जगन्नाथ ने राहत की सांस ली। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। वह लाइटर, जो कुछ पल पहले एक हथियार लग रहा था, अब अंश के गले की फांस बन गया था। खुराना ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, माय लॉर्ड, तस्वीर अब साफ है। यह लड्डे का एक शातिर अपराधी है। इसने शायद सेठ जी का लाइटर हफ्तों पहले कहीं से चुराया होगा और अब उसे हादसे से जोड़ देकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। एक चोर की गवाही पर एक प्रतिष्ठित नागरिक को सजा नहीं दी जा सकती। अंश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे अदालती कटघरा छोटा होता जा रहा है और दीवारें उसे कुचलने आ रही हैं।
एक सरकारी रजिस्टर के सामने उसकी जुबान की क्या औकात थी। उसकी आंखों के सामने सरस्वती अम्मा का चेहरा घूमने लगा। क्या झूठ इतनी आसानी से जीत जाएगा? यह झूठ बोल रहा है, अंश चिल्लाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं लॉकअप में नहीं था, यह पुलिस वाला झूठ बोल रहा है। जज साहब, इसने पैसे खाए हैं। खामोश! जज त्रिवेदी ने हथौड़ा बजाया। उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में एक उलझन। दस्तावेज गवाह के खिलाफ थे, लेकिन उस बच्चे की तड़प कुछ और ही कहानी कह रही थी। अंश ने अपनी आंसुओं से धुंधली आंखों से देखा कि इंस्पेक्टर राणे और वकील खुराना एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सिस्टम की यह मिलीभगत एक बच्चे के हौसले को तोड़ने के लिए काफी थी। अंश समझ गया कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, उसे उनके ही जाल में उन्हें फंसाना होगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, एक गहरी सांस ली और जज साहब की ओर देखा। जज साहब, अंश की आवाज अब धीमी लेकिन स्थिर थी। अगर सरकारी कागज सच कह रहे हैं तो मैं झूठा हूं, लेकिन क्या मैं इंस्पेक्टर साहब से सिर्फ एक सवाल पूछ सकता हूं? एक छोटा सा सवाल। वकील खुराना ने तुरंत विरोध किया। माय लॉर्ड, यह कोई खेल नहीं है। यह बच्चा गवाह है, वकील नहीं। लेकिन जज त्रिवेदी को लगा कि न्याय के लिए उस बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए। उन्होंने खुराना के विरोध को दरकिनार करते हुए अंश की ओर सिर हिलाया। इजाजत है। अंश इंस्पेक्टर राणे की ओर मुद्दा। एक 10 साल का बच्चा एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर के सामने खद्दिहाका था। इंस्पेक्टर साहब, अंश ने पूछा, आप कह रहे हैं कि मैं रात भर लॉकअप में था और सुबह 5 बजे मुझे छोड़ा गया? हां बिल्कुल, राणे ने अकदहाज कर जवाब दिया। तो फिर? अंश ने अपनी जेब से एक मुद्दा तुद्दा कागज निकाला। अगली सुबह 6 बजे जब पुलिस हादसे वाली जगह पर पंचनामा बना रही थी, तो उस रिपोर्ट पर गवाह के तौर पर मेरे अंगूठे का निशान आपने कैसे लिया? कोर्ट रूम में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार का सन्नाटा घबराहट वाला था। इंस्पेक्टर राणे के चेहरे का रंग उड्डेज गया। वकील खुराना की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह मुद्दा तुद्दा कागज जो अंश के हाथ में था, एक बम की तरह फटा था। अंश ने वह कागज हवा में लहराते हुए कहा, जज साहब, यह है पंचनामा की कार्बन कॉपी। जब पुलिस ने अम्मा की लाश उठाई थी, तब कोई गवाह नहीं मिल रहा था। राणे साहब ने मुझसे ही कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया था और कहा था कि यह लाश ले जाने की रसीद है। बाद में मुझे पता चला कि यह पंचनामा था। अगर मैं सुबह 5 बजे तक लॉकअप में था और 5 बजे मुझे 6 DH दिया गया, तो 6 बजे मैं 5 किलोमीटर दूर हादसे वाली जगह पर कैसे पहुंच गया? और अगर मैं वहां पहुंचा भी, तो पुलिस ने एक चोर और सड़क छाप को सरकारी गवाह क्यों बनाया? अंश ने जज की ओर देखा और कहा, या तो आप ही की लॉकअप वाली डायरी झूठी है, या फिर यह पंचनामा झूठा है। दोनों सच नहीं हो सकते। इंस्पेक्टर राणे का गला सूख गया। वह अपनी ही चाल में फंस गया था। उसने जल्दबाजी में डायरी में फर्जी एंट्री तो कर दी थी, लेकिन उसे याद ही नहीं रहा कि उसने सुबह हादसे की औपचारिकता पूरी करने के लिए उसी बच्चे का अंगूठा इस्तेमाल किया था, क्योंकि वहां कोई और गवाह मौजूद नहीं था। उसे लगा था कि एक अनपढ़ बच्चा क्या ही बिगाड़ डालेगा। जज त्रिवेदी ने उस पंचनामे की कॉपी मांगी। उन्होंने इंस्पेक्टर राणे को घूरते हुए पूछा, इंस्पेक्टर, क्या यह आपका हस्ताक्षर है? राणे कुछ बोल नहीं पाया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पसीने की बूंदें उसकी टोपी के नीचे से टपक रही थीं। वकील खुराना ने स्थिति संभालने की कोशिश की। माय लॉर्ड, हो सकता है कि समय में कुछ गड्ढबद्दी हो गई हो। पुलिस वाले अक्सर काम के बोझ में असर। मिस्टर खुराना, जज त्रिवेदी ने गुस्से से टोका, समय की गड्ढबद्दी? यह कोई क्लैरिकल गलती नहीं है। यह न्याय व्यवस्था के साथ एक भद्दा मजाक है। पुलिस अपनी डायरी में बच्चे को लॉकअप में दिखाती है और उसी वक्त उसे घटनास्थल पर गवाह बनाती है। यह साफ दिखाता है कि पुलिस ने सबूतों के साथ छेदछाद की है और एक निर्दोष बच्चे को फंसाने की साजिश रची है। अब सेठ जगन्नाथ पूरी तरह टूट चुके थे। उनका वकील चुप था, पुलिस वाला बेनकाब हो चुका था और उनका झूठ शीशे की तरह टूटकर बिखर गया था। अंश की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक सुकून था। उसने देखा कि जज साहब कुछ लिख रहे हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
सेठ जगन्नाथ ने अपनी आखिरी चाल चली। वह जानते थे कि कानूनी दांव पेच अब काम नहीं आएंगे। उन्होंने अचानक अपनी छाती पकड़ दे ली और जोर जोर से सांस लेने लगे, जैसे उन्हें दिल का दौरा पड्डी डीएच रहा हो। पानी, पानी। वह कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। कोर्ट रूम में हड्डाई कंप मच गया। लोग उनकी तरफ दौड़े। अंश वहीं कटघरे में खद्दा सब देख रहा था। उसने सेठ के इस नाटक को पहचान लिया। उसने कई बार सड्डिकों पर ऐसे ही भिखारियों को नाटक करते देखा था, जो भीख न मिलने पर बीमार होने का ढोंग करते थे। जज त्रिवेदी ने तुरंत कार्रवाई रोक दी और डॉक्टर को बुलाने का आदेश दिया। खुराना ने चिल्लाकर कहा, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल की जान खतरे में है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। कार्यवाही स्थगित की जाए। सबका ध्यान सेठ जगन्नाथ पर था, लेकिन अंश ने कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने नहीं देखा। गिरते वक्त सेठ जी ने अपनी जेब से फोन निकालकर चुपके से किसी को मैसेज भेजा था। अंश समझ गया कि यह बीमारी नहीं, भागने का प्लान है। अस्पताल से भागना कोर्ट से भागने से ज्यादा आसान होता है। कोर्ट रूम में अफरा तफरी का माहौल था। सेठ जगन्नाथ जमीन पर लेटे दाढ़ीप रहे थे और एडवोकेट खुराना जज साहब पर दबाव बना रहे थे। माय लॉर्ड, देख क्या रहे हैं? इंसानियत के नाते कार्यवाही स्थगित करें। अगर मेरे मुवक्किल को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार यह अदालत होगी। वहां मौजूद क्लर्क और पुलिस वाले सेठ जी को उठाने के लिए आगे बढ़े। एम्बुलेंस को फोन किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सेठ जगन्नाथ अपनी चाल में कामयाब हो गए हैं। अस्पताल जाने के बहाने उन्हें पुलिस कस्टडी से दूर जाने का मौका मिल जाता और फिर पैसे के दम पर वहां से फरार होना या गवाहों को खरीदना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन तभी उस शोरगुल को चीरती हुई अंश की तेज आवाज गूंजी। रुकिए, कोई पास मत जाना। अंश कटघरे से कूदकर बाहर आ गया। उसने अपनी उंगली सेठ जगन्नाथ की तरफ तान दी। जज साहब, यह नाटक है। यह कोई दिल का दौरा नहीं है। यह भागने की तैयारी है। खुराना गुस्से से लाल हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक मरते हुए आदमी का मजाक उड़ाते हो। जज साहब, इस लडिश्के को तुरंत बाहर निकाला जाए। अंश ने डरने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाया और जोर से कहा, मरता हुआ आदमी दुआ मांगता है वकील साहब, अपनी गैंग को मैसेज नहीं भेजता। अभी, बिल्कुल अभी गिरते वक्त सेठ जी ने अपनी मुट्ठी में मोबाइल छिपाया और मैसेज भेजा है। अगर यकीन न हो तो उनकी दाहिनी मुट्ठी खोलकर देख लीजिए। अंश की बात में इतना आत्मविश्वास था कि जज त्रिवेदी ने तुरंत अर्दली को इशारा किया। अर्दली ने झुककर सेठ जगन्नाथ का दाहिना हाथ पकड़ा। सेठ जी ने अपनी मुट्ठी कसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने जबरदस्ती उनकी उंगलियां खोल दी और वहां पसीने से भीगी हथेली में उनका मोबाइल फोन पड़ा था। स्क्रीन अभी भी ऑन थी और मैसेज सेंड का नोटिफिकेशन चमक रहा था। जज त्रिवेदी ने अपनी कुर्सी से उठकर मोबाइल अपने हाथ में लिया। उन्होंने चश्मा लगाया और वह मैसेज पढ़ा जो सेठ जगन्नाथ ने अभी अभी भेजा था। मैसेज में लिखा था, प्लान बी, प्राइवेट अस्पताल, पिछला दरवाजा, 20 मिनट। प्लान बी, प्राइवेट अस्पताल, पिछला दरवाजा, 20 मिनट। जज त्रिवेदी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने फोन को सबूत के तौर पर मेज पर पटक दिया और सेठ जगन्नाथ की ओर देखा, जो अब घबराहट में अपनी बीमारी भूलकर उठने की कोशिश कर रहे थे। उनका दिल का दौरा पल भर में गायब हो चुका था। मिस्टर खुराना? जज त्रिवेदी की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। क्या आपका मुवक्किल अस्पताल जाने के लिए तड़प रहा था या अपनी गाड़ी में बैठकर भागने के लिए? अदालत को गुमराह करने, सबूत मिटाने और बीमारी का ढोंग रचकर कानून की आंखों में धूल झोंकने की यह कोशिश आज आपको बहुत भारी पड़ेगी। अदालत में मौजूद लोग, जो कुछ पल पहले सेठ के लिए चिंतित थे, अब उन्हें धिक्कार रहे थे। सेठ जगन्नाथ अब पूरी तरह से नंगे हो चुके थे। न वकील बचा, न पुलिस का सहारा और न ही झूठ का पर्दा। अंश अपनी जगह पर खड़ा था, शांत और स्थिर। उसने देखा कि सेठ जगन्नाथ की आंखों में अब वही डर था जो उस रात सरस्वती अम्मा की आंखों में था। कर्म का पहिया घूम चुका था। जज त्रिवेदी अपनी कुर्सी पर वापस बैठे। उन्होंने एक लंबी सांस ली, पेन उठाया और फाइल खोली। अब दलीलों का वक्त खत्म हो चुका था। अब वक्त था फैसले का। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक केस का नहीं,
बल्कि समाज की उस सोच का जवाब होने वाला था जो मानती है कि गरीबों की जान सस्ती होती है। पूरा कोर्ट रूम सांस रोके खड़िद्दा था। जज त्रिवेदी ने अपना पेन नीचे रखा और एक गहरी, शांत नजर पूरे कोर्ट रूम पर डाली। अब वहां कोई शोर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया और उनकी हर एक बात पत्थर की लकीर जैसी लग रही थी। इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर मैंने हजारों फैसले सुनाए हैं, जज त्रिवेदी ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन आज इस अदालत ने एक कड़ी डायरी सच्चाई देखी है। यह केस सिर्फ एक दुर्घटना का नहीं था, यह उस अहंकार का था जो मानता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, कानून, पुलिस, गवाह और यहां तक कि एक गरीब की जान भी। उन्होंने सेठ जगन्नाथ की ओर देखा जो अब सिर झुकाए खड़े थे। इस अदालत को गुमराह करने, सबूतों से छेदछादा करने, पुलिस के साथ साठगांठ करने और एक बुजुर्ग महिला की हत्या के जुर्म में सेठ जगन्नाथ प्रताप सिंह को 10 साल की कड्डी कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जिसका पूरा हिस्सा अनाथालयों को दान दिया जाएगा। हथौड़े की चोट ने सेठ की किस्मत पर मुहर लगा दी। जज साहब यहीं नहीं रुके। उन्होंने इंस्पेक्टर राणे की तरफ देखा और कड़ीछी से शब्दों में आदेश 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जिसका पूरा हिस्सा अनाथालयों को दान दिया जाएगा। हथौड़े की चोट ने सेठ की किस्मत पर मुहर लगा दी। जज साहब यहीं नहीं रुके। उन्होंने इंस्पेक्टर राणे की तरफ देखा और कड़े शब्दों में आदेश दिया, इंस्पेक्टर राणे को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और उन पर भ्रष्टाचार व फर्जी दस्तावेज बनाने का आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाता है। और एडवोकेट खुराना, आपके अनैतिक आचरण के लिए बार काउंसिल को नोटिस भेजा जाएगा। अदालत में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह जीत सिर्फ एक मुकदमे की नहीं, बल्कि विश्वास की थी। फैसला सुनाने के बाद जज त्रिवेदी अपनी कुर्सी से उठे, लेकिन वह अपने चेंबर में नहीं गए। वह नीचे उतरे और सीधे उस छोटे से बच्चे अंश के पास आए। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। एक जज का अपनी कुर्सी छोड़ डचकर गवाह के पास आना बहुत बड़ी बात थी। जज त्रिवेदी ने झुककर अंश के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में अब एक पिता जैसा स्नेह था। बेटा, जज ने भारी आवाज में कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच को किसी वकील, किसी पैसे या किसी वर्दी की जरूरत नहीं होती। सच अपने आप में सबसे बड़ी ताकत है। तुम आज से अनाथ नहीं हो। अदालत आदेश देती है कि तुम्हारी पढ़ाई और परवरिश का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। तुम्हें अब फुटपाथ पर सोने की जरूरत नहीं है। अंश ने जज साहब के पैर छुए, लेकिन जज ने उसे गले लगा लिया। अंश के सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रो पड़ा। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस बोझ के उतरने के थे जिसे वह अपने नन्हे कंधों पर ढो रहा था। कुछ देर बाद अंश अदालत की सीढ़ियों से बाहर निकला। बाहर शाम हो चुकी थी और आसमान में तारे चमकने लगे थे। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसे लगा जैसे हवा के उस झोंके में सरस्वती अम्मा का स्पर्श है। उसने अपनी जेब से हाथ बाहर निकाला। अब मुट्ठी खाली थी, न कोई लाइटर था, न कोई सबूत, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां एक तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था। देख लिया अम्मा? अंश ने धीरे से मुस्कुराते हुए हवाओं से कहा। मैंने कहा था ना, तुम्हारी जान की कीमत उनके पूरे साम्राज्य से ज्यादा है। अंश ने अपनी पुरानी शर्ट झाड़ दी, सिर ऊंचा किया और एक नई जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ाया। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक छोटे से अंश का सच उसे हराने के लिए काफी होता है।